नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नई व्यूवर्स को नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। और आज की कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारे उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स इस बार सेलेक्ट हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं उनके नाम से। पहला नाम है सनी कुमार फिलौर लुधियाना से, मनोज रे, गौरव सीकरवार, राजीव कौर पंजाब से, सुमित्रा, सुनंदा भगत, हिमांशु वार्ष्णे बुलंदशहर यूपी से, बिंदिया सिंह कोलकाता से, संदीप नेपाल से, सिद्धार्थ शर्मा, रश्मि वलकार, आरती वाडलीकर भोपाल से, श्वेता ठाकुर और डेजी अधिकारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने कमेंट्स में अपना नाम लिखें तो प्लीज़ अपने नाम के साथ अपनी जगह का नाम भी ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे और बाकी सबको ये पता चले कि हमारी स्टोरीज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची और ख़तरनाक स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल कहीं भी भेज सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की अपनी कहानी को, जिसके लिए हम लोग यहाँ मिलते हैं। आज की कहानी मेरे लिए बहुत खास है, और वो इसलिए क्योंकि इस कहानी का एक किरदार मैं भी हूँ। ये लगभग सारी कहानी मेरी आंखों के सामने बीती है। ये पूरी की पूरा घटनाक्रम मेरे सामने हुआ है। और आप लोगों के लिए क्विज भी है कि ये कहानी सुनने के बाद आप बताएंगे कि मैं सूरज यादव इन किरदारों में से कौन था। तो कहानी है एक बुआ और भतीजे की। बुआ का नाम हम पूनम ले लेते हैं और भतीजे का नाम ले लेते हैं विक्रम। इन दोनों की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग आप समझ लीजिए 10 से 12 साल का डिफरेंस है मैक्स। पूनम जो है विक्रम की सबसे छोटी वाली बुआ हैं, और ये इसके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्यार करता है अपनी बुआ से ये घर में। परिवार में पूनम के माता पिता और विक्रम के अलावा अब कोई नहीं रहे, और पूनम की शादी भी हो चुकी है। तो घर में अब बचे हैं सिर्फ पूनम के माता पिता और विक्रम। ये सारी की सारी कहानी जो है विक्रम की बुआ पूनम के बारे में है। तो शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन से इनके साथ कुछ अलग तरह की घटनाएं घटने लगी, और इनके साथ जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हुए उस दिन से शुरुआत करते हैं। तो इस बार पूनम आई हुई थी अपने घर पर, मतलब अपने मायके, जिस तरीके से हर लड़की अपने मायके आती है हमेशा। तो इस बार जब वो आती है तो शाम को देखती है कि गली में अलग तरीके से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो अपनी माँ से पूछती भी है कि माँ क्या हो रहा है, गली में ये आवाज़ किस तरह की आ रही है। तो बताती हैं कि जो तेरी फ्रेंड है ना सुनीता, ये उसके चिल्लाने की आवाज़ है बेटा। तो बोलो क्या उसे क्या हो गया? बोलो बेटा उसके ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर है, और वो उन्होंने कुछ साधु महात्मा तांत्रिक बुलाए हुए हैं, और वो उसका उतारा कर रहे हैं, शायद इसलिए वो चीख रही है। और ये तो हर कुछ दिन का काम है, लगभग हर 2-4-10 दिन में वो लोग किसी ना किसी को बुलाते रहते हैं, और यहाँ गली में इस तरह की आवाज़ें कॉमन हो गई हैं अब क्योंकि सुनीता जो है वो पूनम की बेस्ट फ्रेंड है बचपन से लेकर अब तक। ये लोग शादी के बाद भी इतने क्लोज हैं कि आप इनकी दोस्ती के एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अब ये सुनते के साथ ही पूनम से रुका नहीं गया, और पूनम तुरंत उसके घर की तरफ चल दी माँ के कहने पर कि कहाँ चल दी तू। अब वो जानती है कि अगर मैं सच सच बता दूंगी तो माँ जाने भी नहीं देगी। तो बोलते माँ हाँ मैं ज़रा किसी का नाम लेकर बोलती कि उनके घर जा रही हूँ, बहुत दिनों के नहीं मिले हुए, उनसे मिलाती हूँ। उसकी माँ बोलती भी कि बेटा सुनीता के घर मत जाना, ठीक है। तो पूनम बोलती कि हाँ हाँ मुझे पता है कि ऐसी कंडीशन में नहीं जाया जाता, तुम फिक्र मत करो, मैं उसके घर नहीं जाने वाली हूँ। घर से 7-8 घर आगे है उसका घर, वहाँ चल देती है। गेट नॉक करती है। गेट नॉक करने पर पहले तो थोड़ी बहुत देर तक कोई नहीं खोलता है कि भाई जो कुछ भी अंदर चल रहा होगा, जो कुछ भी तांत्रिक प्रक्रिया, पूजा पाठ, कुछ भी, ऐसे में कोई नहीं चाहता कि बाहर का कोई भागी बने इस चीज़ का। पूनम कई बार आवाज़ लगाती है सुनीता सुनीता। तो सुनीता की माँ को पता चल जाता है कि शायद उसकी जो दोस्त है पूनम वो आई हुई है और वो मिलने आई है। वो हल्का सा गेट खोलकर बोलती हैं, बोला बेटा अब एक काम करो, तुम जाओ
अभी सही टाइम नहीं है, तुम बाद में आना। पूनम बोलती है नहीं, मुझे सब पता है कि अंदर क्या हो रहा है और मैं अपनी दोस्त को ऐसे चीखते चिल्लाते नहीं देख सकती, मुझे अंदर आने दो। अब वो जिस तरीके से सुनीता की माँ को मनाती हैं तो उनसे भी नहीं रहा जाता कि भाई जानती है कि शुरू से इतने बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये लोग, इतने क्लोज हैं एक दूसरे के। तो बोला कोई बात नहीं बेटा आजा, लेकिन चुपचाप दूर बैठे रहना, ना कुछ बोलना ना कुछ, एकदम चुप बैठना। तो बोला हाँ हाँ मैं चुप बैठूंगी, बस उसके पास बैठी रहूंगी ताकि उसको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं देख लूँ। अब अंदर जो तांत्रिक आए हुए थे उसका उतारा करने के लिए, जो उसके ऊपर जो भी प्रेत बाधा थी, वो बोलते हैं कि ये इस लड़की को बोलो कि बाहर चली जाए, अंदर सही नहीं है ऐसे आना, कि बाबा आप जारी रखिए, ये लड़की आराम से बैठेगी, ये बिल्कुल हमारे परिवार की तरह है। कोई नहीं, वो शुरू करते हैं अपना काम और वो चीखती चिल्ला रही है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं जो खूब चिल्ला रही है एकदम, जिस तरीके से एक प्रेत आत्मा रेजिस्ट करेगी निकलने के लिए शरीर से, वो निकलना नहीं चाहती थी। और सामने बैठे जो तांत्रिक या साधु बाबा, आप उन्हें कुछ भी कह लीजिए, वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए और आग में बार बार कुछ डालते हैं। नहीं बचा पाएगा तुझे, नहीं बचा पाएगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, नहीं छोड़ूंगा, इनका यही हाल होगा, ये सब के सब मारी जाएंगी देखना तू, और तू बीच में मत पड़ तांत्रिक, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। ऐसी कुछ वहां पर चीखना चिल्लाना और ये सब चल रहा है। कुछ देर बाद उसका चीखना चिल्लाना जो है सुनीता का, वो सिसकियों में बदलते बदलते वो धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। सब कुछ ओके होने के बाद ऐसा लगता है कि जो कुछ भी प्रेत आत्मा उसके ऊपर थी वो जा चुकी है, और ऐसा था भी कि वो सुनीता के ऊपर से जा चुकी थी और सुनीता बिल्कुल ओके। वो तांत्रिक बाबा जो आए हुए हैं वो बताते हैं कि अब ऐसा कुछ भी इसके ऊपर नहीं है, लेकिन शायद वो ध्यान देना भूल जाते हैं कि जो कुछ भी आत्मा थी, जो कुछ भी प्रेत बाधा सुनीता के ऊपर थी, वो अब पूनम के ऊपर आ चुकी है। देखिए टेक्निकली होना क्या चाहिए था कि जब सुनीता के ऊपर ये सब उतारा हो गया, जो दोस्त इतनी दूर से चलकर उसके पास आई है तो उसे क्या करना है भाई, उठ से उठाती, गले लगाती, उसे होश में लाती। वो उसकी दोस्त पूनम आराम से चुपचाप बैठी हुई है, जैसे एकदम सुन, एकदम पुतला, और थोड़ी देर बाद ही उठकर अपने आप से अपने घर चली जाती है। उसकी मम्मी को बहुत अजीब भी लगता है कि आई लड़की और शायद डर वर गई होगी, इस चक्कर में ऐसे चली गई है। उन्हें भी बुरा नहीं लगता है कि देखो ये तो कॉमन सी बात है। अब होता है असली खेल शुरू, क्योंकि जो प्रेत बाधा सुनीता के ऊपर थी वो आ चुकी थी अब पूनम के ऊपर। शाम को विक्रम आता है कहीं से घूम फिर के अपने दोस्तों के यहाँ से, और जिस तरीके से वो फ्रेंडली नेचर में रहा करता था अपनी बुआ के साथ, कभी मजाक करना, कभी छेड़ना, कभी कुछ बोलना, वो आकर उसी तरीके से बात कर रहा है और देख रहा कि उसकी बुआ एकदम सुन्न बैठी हुई है, ना कुछ बात कर रही है किसी से, ना अपनी मम्मी से बात कर रही है घर में। तो वो पूछता है अपनी दादी से कि दादी क्या हो गया, कि कहीं बुआ को डांट वाट तो दी है आपने? बोले नहीं, जब से अभी गली में से घूम के आई है, जब से ऐसे ही पता नहीं क्या सोच रही है। तो वो पीछे से होता ना कि अपने बच्चे के पीठ पे हाथ मारते हुए, ए लड़की क्या हुआ, क्या सोच रही है तू, घर में कोई प्रॉब्लम है क्या तेरे? उन्होंने सोचा कि एक परिवार में भाई उसके ससुराल में कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से कुछ सोच रही है, ध्यान उस तरफ रहा होगा इसका। लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही है पूनम। हाथ लगा के देखती है माथे पर तो पूनम को बुखार आ रखा है। जैसे ही पूनम के पिताजी यानी कि विक्रम के दादाजी घर आते हैं तो ले जाते हैं पूनम को डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब दवाई देते हैं कि हाँ नॉर्मल बुखार है, एक आध दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम शुरू होता है रात का। रात को दवाई खाने के बाद जो बुखार उतर जाना चाहिए था वो बुखार और ज़्यादा तेज हो गया, क्योंकि इस तरह की शक्ति जब भी आप पर हावी होती है तो वो आपका डिफेंसिव सिस्टम बिल्कुल एकदम नष्ट कर देती है। पूरी रात बुखार में तड़प रही है पूनम, और बार बार जब हल्की सी उसको नींद लगती है, थोड़ी सी उसकी आंख लगती है, तुरंत ही उठ जाती है और हड़बड़ाते हुए तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ? तो वो एक बार थोड़ी देर के लिए बोलती है, बोला माँ वो नहीं छोड़ेगा मुझे, माँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। तो बोला बेटा क्या हुआ, कौन नहीं छोड़ेगा, अगर तूने कोई गलत बुरा सपना देख लिया बेटा सो जा, एक काम कर सो जा।
उसके पास बैठी हुई हैं उसकी माँ, और पूरी रात ऐसे ही चलता रहा। आज की पूरी रात उसकी कैसी गुजरी है पूनम की, वो तो शायद पूनम को पता है या फिर उसकी माँ को पता है। और ये सब आवाज़ें सुन रहे हैं बाहर वाले कमरे में उनके पिताजी और विक्रम। सुबह होती है तो फिर दोबारा से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है पूनम को, और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ऐसा है कि बुखार जो है इसके सर में चढ़ गया है, मतलब इसके दिमाग में बुखार चढ़ गया है। और बोलते हैं कि एक काम करो, आप किसी हॉस्पिटल में दिखा दो इनको, मेरे पास जो भी सुविधाएं हैं वो काफ़ी नहीं है अब इसको दिखाने के लिए। वो किसी डॉक्टर को दिखाने लेके जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, वहाँ से दवाइयाँ लिख के थोड़ा ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के वो शाम तक आ जाते हैं। जो कुछ भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया होगा वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं शाम को। अब क्या है, पूनम का बुखार तो उतर चुका है, लेकिन पूनम ऐसा फील करवा रही है कि वो पूनम है ही नहीं। मतलब जैसे ही आप उससे कुछ बोलना चाह रहे हो तो एकदम ऐसे है जैसे सामने वाला इंसान किसी से एकदम लड़ने को, क्या है मेरे से बात मत करो, वो कुछ वाइल्ड रिएक्ट करने लग रही है, मुझसे बात मत करो, हट यहां से। तो विक्रम को भी, घर वालों को भी पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही है। अब क्या ना, डॉक्टर ने तो पहले ही दिमाग में डाल दिया कि इसको दिमागी बुखार हो गया है। वहीं क्या है कि सुनीता की जो मम्मी है उनको पता चलता है कि आज इसको हॉस्पिटल लेकर गए थे पूनम को, तो वो आती हैं देखने के लिए कि भाई ऐसा देखो मेरी बेटी की सहेली है। बेटी अभी भी उनकी जो सुनीता है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई है, क्योंकि जिसके शरीर पर इतने दिन तक किसी प्रेत बाधा, किसी आत्मा का साया रहता है, वो शरीर एकदम टूट जाता है। तो वो देखती हैं आके, बोला बेटा ठीक तो हो तुम, मैंने तुमसे मना किया था कि वहां मत बैठो, शायद डर गई। तो पूनम की मम्मी एकदम से बोलती हैं कि क्या, कहाँ बैठी थी ये। बोला जब वो उसका उतारा हो रहा था हमारी सुनीता का, जब वो तांत्रिक बाबा आए हुए थे तो ये आ गई वहां पर, बहुत जिद करने लगी तो मैंने इसको वहां बिठा लिया। अब जब वो ये लोग बात कर रहे हैं तो ये आंख खोलकर लेटी हुई है पूनम, किसी की तरफ नहीं देख रही है और वो ही रिएक्शंस दे रही है जो उसकी बेटी दिया करती थी सुनीता। ऐसे कुछ आवाजें निकाल रही हैं बार बार, और कभी अपना सर अपने हाथों से मारते अपने सर पर बहुत तेज तेज, फिर एकदम लाश की तरह लेटकर और सिर्फ आंखें खोलकर देखने लग जाती हैं। अचानक से कभी चिल्लाती है। तो ये देख के सुनीता की मम्मी समझ जाती हैं कि लग रहा है जो कुछ भी मेरी बेटी के ऊपर था वो अब पूनम के ऊपर है। ये एक सेकंड की भी देर नहीं लगाती, पूनम की मम्मी को सारी बात बताती कि ऐसा ऐसा है, जो कुछ भी सुनीता के साथ होता था वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ हो रहा है। तो आप एक काम करो, किसी को दिखा लो इसको, क्योंकि मुझे जो लग रहा है मैं तुम्हें वो बता रही हूँ बहन जी। अब बहन जी ये सुनते के साथ एकदम उनके होश उड़ जाते हैं और वो पूनम को गालियां भी दे रही हैं और चिंता भी कर रही है कि मैंने इस लड़की से मना किया था, पता नहीं क्यों वहाँ चली गई। बच्चे आजकल बात मानते नहीं हैं, आप समझ रहे हो, जैसे भी माँ रिएक्ट करती हैं वही उन्होंने किया। शाम को आते हैं पूनम के पिताजी अपने काम पर से, बहुत ही नॉर्मल सा परिवार है। शाम को आते हैं काम से उनके पिताजी, सारी बात बताई जाती है उन्हें कि ऐसा ऐसा है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वहीं शायद लेटी हुई पूनम कोने में ये सब सुन रही है और उसके अंदर जो भी प्रेत आत्मा है वो सारी की सारी बातें सुन रहा है। और जब वो सुनता है कि इसे कहीं ले चलते हैं दिखाने के लिए किसी बाबा, किसी तांत्रिक के पास, तो अब उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है, कहाँ ले जाओगे मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। एकदम से ऐसे बोलना, एकदम से चिल्लाना और एकदम से बेहोश हो जाना, ये लगातार 2-3 बार उसने करा पूनम ने। अब ये देखते के साथ पूनम के पिताजी विक्रम, उसकी माँ, और अब जब उसने एकदम से अपना रुद्र रूप दिखाया तो सब डर गए हैं। विक्रम बोलता है कि बाबा जहां भी हो सकता है जल्दी ले चलो, पर ऐसा ना हो कि बुआ की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। तो जहां कहीं से भी इनको भाई जानकारी मिलती है कि काम करो वहां दिखा लो, वहां आप जानते हैं ऐसे टाइम में तो बस जहां इंसान बोल दे वहीं परिवार लेके चल देता है। और सुनीता को जिन तांत्रिक बाबा ने ठीक किया था उनको इसलिए नहीं दिखाया कि इसका मतलब भाई वो तो फेलियर ही हुए, कि उसके ऊपर से आत्मा उतर कर किसी और के शरीर पर आ गई। तो उनका तो विचार उनके मन में था ही नहीं कि इस आदमी को तो दिखाना ही नहीं है। तो उन्हें बताया जाता है उनके घर से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर कि वहाँ पर एक
बाबा जी रहते हैं, आप एक काम करो उनको जाके दिखा लो। और वो कोई साधु बाबा इस तरीके से नहीं है, एक स्कूल के टीचर थे जो कि इस तरह की विद्या को जानते थे और बहुत ज़्यादा नाम था उनका उस एरिया में। अब डिटेल्स तो नहीं बताई जा सकती हैं क्योंकि इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ खुद। तो वहाँ ले जाते हैं बाइक से। उस समय विक्रम के पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, तो उस बाइक पर बिठाकर, क्योंकि 8-10 किलोमीटर दूर है और मैंने आपको बताया बहुत ही नॉर्मल सा परिवार है, मतलब आप गरीब परिवार भी कह सकते हो उनको। उस बाइक पर बिठाकर बीच में बिठाते हैं, आगे बैठता है विक्रम, बीच में इसकी बुआ और पीछे बैठते हैं उसके दादाजी, और पकड़कर बैठकर और चल देते हैं लोग। अब जो भी शक्ति इसके अंदर है, दरअसल मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक आदमी की आत्मा थी, दुष्ट आत्मा, एक दुष्ट आदमी की, जिसका सिर्फ एक ही मोटो रहता था कि कुछ दिन तक तड़पाने के बाद मार देना। और वो ऐसा कई बार कर चुकी थी, कई बार कर चुका था वो। और बाद में उन आत्माओं को, जिस शरीर को वो खत्म कर देता था, उन आत्माओं को अपना गुलाम बना लिया करता था। ये सारी की सारी बात बताई उन पंडित जी ने, जिनके पास अब ये जा रहे हैं। उन पंडित जी कह लीजिए या बाबा, भाई उन्हें तो बाबा ही कहा करते थे वहाँ पे। और जा रहे हैं उनके घर की तरफ। घर की तरफ जाते हुए रोड पर बुरी तरीके से बाइक हिला देती है पूनम, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी वहाँ पर जहाँ उसे ले जा रहे हैं। रोड पर ही बाइक इतनी, आप समझ लो बाइक आपकी चल रही है और बीच वाला जो पैसेंजर है, अगर आप ट्रिपलिंग कर रहे हो और उसमें से वो बहुत बुरी तरीके से हिला दे और कूदने की कोशिश कर रहा हो, ये लड़का लड़की कोई भी हो, तो बाइक किस तरीके से डिसबैलेंस होगी। विक्रम समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि जो कुछ भी मेरी बुआ के अंदर है वो नहीं चाहता जाना। ये हल्का सा ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगते के साथ ही, क्योंकि भाई अगर ये ब्रेक नहीं लगाता गाड़ी संभालते हुए तो ये गिर जाते हैं लोग, एकदम से पूनम उछट के भागती है बीच रोड की तरफ, जहां ट्रक, बस और बाकी सब वाहन आ रहे हैं, और उधर बीच में जाकर एकदम खड़ी हो जाती है। पीछे से जो कुछ भी वाहन आ रहे थे, कार वगैरह आ रही थी, उन्होंने सब ने ब्रेक लगाया। इतने विक्रम भगता है अपनी बुआ को पकड़ने के लिए कि जो जानता है कि भाई ट्रैफिक जो है वो रुकने वाला तो है नहीं, कोई ना कोई पीछे से आएगा और ठोक कर चला जाएगा। वो पकड़ते हैं और वो चीख रही है, चिल्ला रही, छोड़ दो मुझे। वो रेजिस्ट जैसे भी करना है, आप जानते हो कैसे कर रही होगी। उसे पकड़कर साइड में बिठाते हैं। अब जिसके ऊपर ऐसी प्रेत बाधा हो वो कैसे रिएक्ट करेगा। बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगा ली है कि ऐसा है, क्या कर रहे हो लड़की के साथ, क्या हुआ। पूनम के पिताजी बताते हैं कि ऐसा इसके ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर है जिसकी वजह से ऐसा कर रही है। भाई साहब कोई हेल्प कर दो, हमारी गाड़ी में छुड़वा दो जरा, हम यहाँ पास के कॉलोनी तक जा रहे हैं। देखिए तमाशा देखने के लिए दुनिया इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जब बात आती है ना, जब पता चलता कि प्रेत बाधा है, ऊपरी चक्कर है, कुछ भूत प्रेत है, चाहे कोई मानता हो चाहे ना मानता हो, हर कोई इससे दूर ही रहना चाहता है। जहां इतने सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, अब सारे के सारे लोग अपना अपना रास्ता नापते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से कैसे कैसे करके रास्ते में गिरते पड़ते पूनम के पिताजी और विक्रम ले जाते हैं पूनम को उन बाबा के यहाँ पर, और नोटिस करते हैं कि जैसे ही उनके घर में ये लोग एंटर होने वाले हैं, मतलब जैसे ही बाइक लगाई है इनके घर के बाहर बाबा जी के, तो पूनम एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है कि चल पूनम उतर। तो पूनम आराम से उतरी है और आराम से ये लोग घर में गए हैं। वो बाबा जी के पास जाया जाता है, वो अपने किसी काम में बिजी होते हैं, तो 2-4 मिनट में आते हैं और आकर सारी कहानी बताई जाती है उनको। तो वो बताते हैं कि फिक्र मत करो, मैं देखकर बताता हूँ अभी। और उनके बारे में जो एक बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी, जिस बात से विक्रम भी आज तक शायद नहीं भूला है उनको, वो ये है कि जाते के साथ ही उन्होंने बताया कि आप बड़ी मुश्किलों से आए हो यहाँ पर। तो वो पूनम के पिताजी बोलते हैं कि हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हैं, बहुत परेशान करा इसने रास्ते में, कई बार तो ऐसा हुआ कि बाइक से कूद तक गई, इसके देखो चोट भी आ गई है। बोला हाँ मुझे पता है कि 8-10 किलोमीटर आने में वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लग गया आने में। तो विक्रम की आंख खुली रह गई कि ये इन्हें कैसे पता हम 8-10 किलोमीटर दूर से ही आए हैं और रास्ते में हमें परेशानी हुई है। तो हाथ जोड़कर दोनों दादा पोते बोलते हैं कि आप प्लीज़ इसे बचा लो, ऐसे ऐसे कर रही है। और वो बोल रहा है कि बीच में कभी बोलती है कि मैं उसे मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से, ये भी मरेगी।
और ये लग नहीं रहा है कि जैसे ये मेरी बेटी बोल रही है अंदर से, बाबा जी हाथ जुड़वा लो, बस आप इसे ठीक कर दो। तो बोला अब कहाँ कर रही है बताओ, अब कुछ करे तो बताओ मेरे सामने। वो ध्यान लगाते हैं और बताते हैं कि ऐसा है, इसके ऊपर जो कुछ भी था वो अभी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ अंदर आएगा तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। गलत इन द सेंस के उसे बांध लिया जाए, उसे नष्ट कर दिया जाए, ऐसा उसे डर है, इसलिए वो बाहर ही रुक गया इस घर के। तो अब इनके मन में और डर आ गया जब इन्हें बोला आपको ये भी पता है कि वो बाहर रुक गया है? बोला हाँ, वो बाहर कोई अपनी सुरक्षित जगह देखकर वो वहां रुक गया, और जैसे ही आप लोग यहाँ से जाओगे तो वो इस ताक में है कि तुम निकलो और वहां फिर से वो इस लड़की के ऊपर अपना कब्जा कर ले। सारी कहानी बताते हैं कि वो बहुत दुष्ट आत्मा है और वो बहुत पुरानी है, कई सौ साल पुरानी आत्मा, जो कि उसका काम यही है लड़कियों को दुख देना और उन्हें एट द एंड मार कर और उनकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लेना। अब पैरों में गिर जाते हैं पूनम के पिताजी के, बस आप अब हम क्या करें बताइए, अब हम कैसे बाहर जाएंगे, हम अपने घर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो बोला आप उस बात की टेंशन मत लो, उसका इलाज भी मेरे पास है। वो अपने पास से एक धागा उठाते हैं, उस धागे में कुछ गांठें बांधना शुरू करते हैं। आपने शायद कई लोगों ने देखा हो कि कई लोग गांठ बना बनाकर वो ब्रेसलेट जैसा बना देते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने गांठें बांध बांध कर कुछ मंत्र बोलते जा रहे थे साथ साथ। ना तो वो विक्रम को समझ में आए, ना ही आए विक्रम के दादाजी को, और वो गांठें बांधकर एक ब्रेसलेट टाइप का बना दिया उन्होंने, और वो ब्रेसलेट बांध दिया पूनम के हाथ में। और उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमसे कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, अगर मैं भी कभी कहूँ ना कि इसको उतार देना तो इसे उतारना मत, और अगर तुम्हें कभी ये लगता है कि ये ढीला हो गया या टूटने वाला है तो यहाँ आ जाना, मैं फिर से बना दूंगा। जब तक ये इसके शरीर पर रहेगा, जब तक वो क्या कोई भी प्रेत बाधा इसको टच भी नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर ये हट गया इसके हाथ से तो अब की बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो शक्ति अब की बार जब दोबारा इसके शरीर पर आएगी तो ज़्यादा पावर के साथ आएगी, और शायद ये बहुत कम समय तक ही झेल पाए उसे, फिर वो इसे मार ही देगी। तो पूनम के पिताजी बहुत हाथ जोड़ते हुए बोला बाबा जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी दक्षिणा क्या हुई? तो वो बाबा जी बोलते हैं कि हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, और तुम्हारा जो ये पोता है ना, ये विक्रम, ये यही सोच रहा था कि देखना अब ये बाबा पैसे लूटेगा। विक्रम ने कुछ नहीं बोला अब तक, विक्रम के सिर्फ मन में ये बात चल रही थी कि ये सब होने के बाद ये सब लोग तो सिर्फ पैसे ही बनाना जानते हैं। तो विक्रम को बोलते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं पैसे लेने वाले लोगों में से नहीं हूं, मैं तो कहीं बहुत बढ़िया जगह टीचर हूं, जिन्होंने इन्हें बताया है उनसे मेरे बारे में पूछना, मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा। और विक्रम के भविष्य के बारे में और उसके वर्तमान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि विक्रम को भी विश्वास हो जाता कि हाँ भाई हम किसी बहुत ज़्यादा पहुंचे हुए आदमी के पास ही आए हैं। अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, सब कुछ नॉर्मल है। आकर सारी बात बताई जाती है पूनम की माँ को, वो भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं कि चलो भाई अंत भला तो सब भला। और अब कुछ दिन बाद ये अपने घर चली जाएगी, जब थोड़ा सा खिला पिला के इसे नॉर्मल कर दें, जब अपने ससुराल चली जाएगी। क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ अभी तक उसके ससुराल वालों को नहीं बताया था। क्योंकि इस तरीके से अगर कुछ बात लड़की के मायके में होती है तो ससुराल वाले जाहिर सी बात है उनके ऊपर सारी बात डालेंगे कि तुम्हें अब अपनी बेटी संभाली भी नहीं जाती, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कुछ भी बातें हैं। लेकिन होनी को शायद ये यहाँ तक ही मंजूर नहीं था, अभी तो बाकी था कि पूनम के साथ आगे क्या होना है। पूनम चली जाती है अपने घर। अपने घर जाने के बाद 3-4 साल हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होती इसको। जैसी वो पहले नॉर्मल लाइफ में हंसी खुशी, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर वाली पूनम। इस दौरान उनको एक बेटा भी होता है, और एक बिल्कुल बहुत बढ़िया। और जैसा कि बता रखा था सिर्फ पूनम को कि किसी भी कंडीशन में तो इस जो तावीज़ या फिर जो धागा है इसको मत उतारना अपने हाथ से। कई बार उसके हस्बैंड ने और उसके ससुराल वालों ने पूछा भी कि तू ये जो हाथ में बंधा हुआ है इसको कई कंडीशंस में उतारना पड़ता है, जैसे कभी कहीं कुछ पूजा होती है तो पंडित जी बोलते हैं अपने हाथ के सारे बंधन खोल दो, उसके बाद फिर आप ये बंधवाना। तो पूनम हमेशा मना करती थी कि नहीं, ये
हम कहीं गए थे तो उन्होंने हमें बोला था कि बांधे रखना हमेशा, और मैं नहीं उतार सकती इसको। और एक दिन लापरवाही से या ढीला होने के कारण या कैसे या गल जाने के कारण वो जो हाथ में ब्रेसलेट जैसा था जो धागे से बनाया हुआ था वो कहीं गुम हो जाता है। गिरकर सुबह उठती हैं तो नहीं मिलता उनको। अब वो एक बार को तो चिंता करती हैं, लेकिन सोचती हैं कि यार जब इतना दिन हो गए सब कुछ नॉर्मल है तो अब शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। ना वो अपनी माँ को कॉल करके बताती हैं, ना ही विक्रम जो उसके घर रेगुलर आता जाता रहता था, ना ही विक्रम से इस तरह की कोई बात कर रही हैं। और विक्रम भी इस वाक्य को भूल चुका है एकदम, उसके दिमाग में अब ये सब नहीं है। उसे तो अब ये है कि मेरी बुआ एकदम नॉर्मल है। लेकिन शायद सबसे बुरा होना भी बाकी था। जिस दिन ये ब्रेसलेट उसके हाथ से, ये जो धागा है उसके हाथ से गिरता है, उसी रात को 1-1:30 बजे से ही पूनम की हालत पहले से कहीं ज़्यादा और बुरी होने लग जाती है। शुरुआत होती है उसकी लड़ाई से। हस्बैंड वाइफ में कोई बात चल रही थी किसी बात पे, तो इन दोनों में जब लड़ाई हुई तो जहाँ पूनम बहुत नॉर्मल तरीके से बातों को सुन लिया करती थी, आज वो हाथापाई पर उतर आई अपने हस्बैंड से, क्योंकि उसके शरीर में तो कोई और था जो ये सब करवाना चाह रहा था उससे। उसके हस्बैंड भी एक बार को शॉक्ड हो जाते हैं कि जिसने आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया वो ऐसे कैसे रिएक्ट कर रही है, और अपने पति से बहुत बदतमीजी से बात कर रही है कि जा, चला जा इस कमरे से, चला जा, आज के पास मेरे पास मत आना, जा यहां से। अब ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड को कि भाई ये ज़्यादा ही बदतमीज होगी, अब पता नहीं कैसे, इसे कल दिन में बात करूंगा, अभी रहने देता हूं। ये लोग सो जाते हैं। बहुत देर तक नींद तो नहीं आती है पूनम के हस्बैंड को, और वो लेटे लेटे क्या सुनते हैं कि पूनम बैठी बैठी, जैसे वो लेटे हुए हैं और ये बेड के सिरहाने से कमर लगाकर बैठी हुई है और बैठे बैठे ऐसे कर रही है। ये एक बार को तो डर जाता है कि, और लड़ाई हो रखी है दोनों के बीच में, तो ये भी नहीं बोल सकता कि पूनम क्या कर रही है तू। पूरी रात ऐसे ही पूनम करती रहती है और बिल्कुल स्ट्रेट देख रही है। स्ट्रेट देखते देखते जैसे उसके अंदर कोई जानवर बसा हुआ हो। सुबह होती है, सारी की सारी बात शेयर होती है पूनम की सास से। पूनम की सास आती है ऊपर। दरअसल ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे कि भाई क्या बात है तुम लोग, बेटा इस तरीके से बदतमीजी अपने पति से करनी अच्छी बात नहीं होती, हाथापाई वाली नौबत नहीं आनी चाहिए, और बेटा देख तू भी अपनी जबान पे कंट्रोल रखा कर। वो अपने बेटे को भी समझाती है और अपनी बहू को भी। अब जो पूनम है वो रात जैसी तो नहीं है, लेकिन अभी भी शायद वो चीज़ उसके ऊपर हावी है और वो उसे सिर्फ कष्ट दे रही है अब। और पूनम बोल रही है अपनी सास से कि मम्मी मेरा सर बहुत फटा जा रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे सर पर 50 किलो वजन रख रखा है। माँ शरीर बहुत भारी भारी लग रहा है माँ। और वो बातों ही बातों में बताती हैं कि मुझे कोई डरावना चेहरा दिखाई दे रहा है और मुझे वो डरा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे शरीर को दर्द पहुंचा रहा है। और वो 1-2 जगह निशान दिखाती हैं कि ये देखो, यहाँ पर देखो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर। उसकी सास देखती है तो सच में इस तरह का निशान होता है कि जैसे किसी ने बहुत तेज उसको वहाँ से दबाया हो या काटा हो, इस तरह का निशान बन जाता है उसके। वो अपने बेटे को ऊपर चिल्लाती एकदम कि बदतमीज, तुझे इतनी शर्म नहीं है कि इस तरीके से मारा जाता है किसी को। पूनम के हस्बैंड बोलते कि भाई मैंने तो कुछ मैंने इसे टच भी नहीं करा है, हमारी सिर्फ मुंह से बात हो रही थी, बल्कि ये मुझ पर मारने को चढ़ने को आ रही थी, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया इसको। अब जब वो पूनम को टच करती है, पूनम की सास तो देखती है बहुत बुरी तरह बुखार हो रखा है। एक काम कर, इसको डॉक्टर के लेके जा और जा दिखा के आ। जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि एक काम करो, आप इन्हें एडमिट करवा दो, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उस समय दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में इनका परिचय था, तो ये किसी नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल के बारे में अगर वो ये कह दे कि भाई अब ये ठीक नहीं हो सकती तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये ले जाते हैं वहाँ पर और एडमिट करवा देते हैं न्यूरो के सेक्शन में, मतलब जहाँ दिमाग का इलाज होता है वहाँ, क्योंकि उनके हिसाब से तो इसके दिमाग में बुखार था। इन डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि इनके दिमाग में बुखार है, जिसकी वजह से इन्हें इस तरह के दौरे आ रहे हैं और ये इस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। लगभग 1 हफ्ता वहाँ रहती है पूनम, और दिन पर दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। और फाइनली एक दिन डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि भाई
अब इसके पास कुछ ही समय बचा है, आप एक काम करो, इसे घर ले जाओ, जितने दिन सेवा हो उतना आप इनके साथ रहें, परिवार के बीच में रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल इस तरह की बात कर रहा है तो पहले तो ये लोग दुखी होते हैं, फिर एट लास्ट भाई लेके तो आना ही है और घर ले आते हैं और सारी की सारी बात बताई जाती है पूनम के पेरेंट्स को। विक्रम को भी पता चलता है, भाई वो इस दौरान तो आ ही जा रहा था वहाँ पे, लेकिन ये नहीं पता था कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। अब क्योंकि फीमेल वाली बात थी तो सारी बातें तो विक्रम को नहीं पता थी। अब विक्रम आता है अपनी बुआ के घर, उनके रूम में देखता है तो उसकी बुआ तड़प रही है और दर्द के मारे करहा रही है। जैसे पहले वो रेजिस्ट करती थी, जैसे उनके अंदर जो भी आत्मा थी वो ये दिखाती थी कि मैं हूँ, अपने सामने, अब सबको अपने सामने लेके आती थी। लेकिन अब वो आत्मा अपने लास्ट स्टेज पर है कि दुख देते देते अब वो लास्ट स्टेज बची है इसके मारने की, और अब शायद इसकी बुआ बिल्कुल मरने ही वाली है, आप ऐसा समझ लो। जाके देखता अपनी बुआ को तो उसके बुआ के शरीर पर ग्लास के साइज के बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं उसका जो सर्कल होता है वो कितना बड़ा होता है, उतने बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं पूरे शरीर पर। हाथ पैर जहां तक वो देख सकता है, भाई देखता है घुटने तक तो है ही है, हाथों तक भी हैं पूरे, गर्दन पर, फेस पर, सब जगह वो छाले दिखाई दे रहे हैं। और पूनम अपने भतीजे विक्रम, जो कि उसे अपने भाई की तरह ही मानती थी क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एज का, बोलती है कि भाई विक्रम तो मुझे मार दे, मुझे शरीर से आज़ाद कर दे भाई, मैं बहुत दुख में हूँ, मुझे बहुत दुख में हूँ भाई, मैं मुझे मार दे तू। अब विक्रम रो पड़ता है अपनी बुआ को इस हालत में देखकर जिससे वो इतना प्यार करता है। वो बाहर आता है और बोलता है आप एक काम करो, किसी डॉक्टर को बुलाओ, मुझे नहीं पता, बहुत दर्द हो रहा है इसको। विक्रम उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा घुला मिला हुआ लड़का था तो वो बहुत हक से बात कर लिया करता था वहाँ पे। अब एक डॉक्टर को पास से बुलाया जाता है। अब डॉक्टर को भी पता है, भाई अगल बगल में रहने वाले डॉक्टर्स हैं, उनको सब पता है कि इनकी हालत इतनी ख़राब है और जब इतने बड़े हॉस्पिटल ने मना कर दिया तो हम क्या ही कर लेंगे। अब फिर भी वो एक पेन किलर इंजेक्शन दे देते हैं जिससे कि इनको थोड़ा सा आराम हो जाए, और एक डॉक्टर लोशन लिख के दे देता है कि एक काम करो, ये लोशन लगा दो, इनकी जलन में थोड़ा सा आराम हो जाएगा, जो भी छाले इनको पड़े हुए हैं। आप देखिए कहाँ न्यूरो सेक्शन में रह के आई हुई हैं, बुखार इनको रेगुलर है, शरीर पर छाले पड़ गए बड़े बड़े, और ऐसे आंख खोलकर पड़ी रहती हैं जैसे जिंदा लाश, और सिर्फ आंख से आंसू निकलते रहते हैं और हमेशा बोलती रहती हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और असली खेल तो रात को होता है, जब ये रात को वो चीज़ इनके ऊपर ज़्यादा हावी होती है और ऐसा लगता है जैसे इनको कोई दौरा आ रखा है, और पोजेस्ड इंसान जैसे करता है ये पूरी तरीके से वैसे ही बिहेव करती हैं। दिन में तो इनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं होती, लेकिन रात को ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से इनके शरीर में जान आ जाती है। तो जो वो डॉक्टर दवाई लिख के देता है ये उनके घर में से एक बच्चे को दी जाती है, कि बच्चा तो नहीं, एक बड़े लड़के को दी जाती है, वही 18-19 साल का लड़का, कि जाओ एक काम करो, ये दवाई ले आओ। अब काफ़ी देर हो चुकी है दवाई के लिए बोले हुए। वो लड़का जाता है 2-4 केमिस्ट्स पे अपने आसपास में, और वहाँ से वापस आ जाता कि भाई ये दवाई नहीं मिल रही है। विक्रम पूछता है कि कहाँ कहाँ गया था भाई तू बता। बोला मैं आसपास केमिस्ट पे गया था, बस यहाँ नहीं मिली, और अब कहाँ जाऊँ मैं। अब एकदम से विक्रम गुस्सा हो जाता है कि एक काम करे, पर्चा मेरे को दे, मैं लेके आता हूँ। विक्रम चल देता है। बोला कहीं यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल के पास जो केमिस्ट होते हैं वहाँ तो मिलेगी। बोला हाँ जा, तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो जा तू लिया। जो लड़का ये बात बोल रहा है ये है पूनम का देवर। ये विक्रम जो है चला जाता दवाई लेने के लिए, और रास्ते में जाते जाते विक्रम को ध्यान आता है कि वो एक वैद्य जी को जानता है जो शायद इस तरह की कंडीशन को डील कर सकते हैं, मतलब इसका इलाज उनके पास है। जो विक्रम है वो कभी कभी हेल्प कर दिया करता था उनकी कुंडली बनाने में कंप्यूटर के द्वारा। तो ये भी जो वैद्य जी हैं विक्रम को बहुत ज़्यादा मानते हैं और काफ़ी लगाव है उनका विक्रम से, आप ऐसा समझ लीजिए। विक्रम फ़ोन करता है उनको कि वैद्य जी ऐसा ऐसा है, मेरी बुआ के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है, तो क्या आप प्लीज़ देख लोगे आके। तो वैद्य जी बोलते हैं, बोला बेटा देख, अगर तेरे घर पर होती तो मैं 1 सेकंड में आ जाता, एक काम कर पहले उनके घर वालों से पूछ ले, अगर वो बोलेंगे तो ही मैं आ पाऊंगा। भाई एक सुलझे हुए इंसान ऐसे ही बात करेंगे। विक्रम जाता है घर पर वो दवाई लेकर, उसकी बुआ को वो लोशन पूरी बॉडी पर लगवाया जाता है, लेकिन कोई आराम नहीं। तो जब ही लोशन लगवाते लगवाते विक्रम बोलता है कि अपने फूफा जी से और उनके घर वालों से
और उसके दादाजी और बहुत पूरा परिवार अब यहाँ पर मौजूद है कि देखो डॉक्टर्स ने मना कर दिया और आप लोग कुछ कर भी नहीं रहे हो। एक काम करो, मैं किसी वैद्य जी को जानता हूँ जिनके लिए मैं कुछ छोटा मोटा कंप्यूटर्स का काम कर देता हूँ, अगर आप लोग कहो तो मैं एक बार उन्हें दिखा लूँ। अब यहाँ तो पूरे घर में आप समझ ली कि रोना शुरू हो गया कि बस कुछ टाइम की मेहमान हो रहा है। पूनम बोलो बेटा एक काम कर, जा तू भी अपनी तसल्ली कर ले। उसके ससुर जी बोलते हैं पूनम के। विक्रम एक सेकंड वेट नहीं करता, बाइक से जाकर तुरंत उन वैद्य जी को ले आता है अपने घर। उसके घर के आसपास ही रहा करते थे वैद्य जी। वो वैद्य जी सारी कंडीशन देखते हैं। दरअसल ये सिर्फ वैद्य नहीं है, एक पंडित, एक वैद्य और इन सब चीज़ों के आप एक्सपर्ट कह सकते हो उनको। लेकिन विक्रम को ये सब नहीं पता था कि हाँ ये सब चीज़ें भी जानते हैं। उन्हें तो सिर्फ ये पता था कि एक पंडित जी हैं और एक वैद्य हैं जो कुंडली वगैरह बनाते हैं, और दवाइयों के बारे में तो उसे पता ही था कि देसी दवाइयाँ देते हैं। वो पंडित जी आकर पूरी कंडीशन देखते हैं वैद्य जी जो हैं, और बोलते हैं कि विक्रम एक काम कर, मैं ये तुझे मसाले लिख के दे रहा हूँ, कुछ खड़े मसाले, जा पास में पंसारी की दुकान से ले आ। सारे घर वाले वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, चलो भाई बच्चा आखिरी कोशिश कर रहा है, एक बार करने दो उसे। विक्रम तुरंत सारे मसाले लेके आता है और वो मिक्सी मंगाते हैं घर में से कि एक काम करो इसे पीसो। पता नहीं क्या क्या, जितना भी उनको जिस रेशो में भी जो कुछ डालना था वो डालते हैं, और वो पीसने के बाद बोलते हैं काम करो अब इसका किसी चीज़ में मिलवाते हैं उसको। अब वो तो पूरी डिटेल्स नहीं है मेरे पास अभी कि किस चीज़ में मिलाया गया था। किसी एक चीज़ में वो मसाले का जो पेस्ट है वो मिलाकर बोले एक काम करो अब इसके पूरी बॉडी पे लगाओ, और लगाएंगे इसके हस्बैंड सिर्फ, या तो इसके हस्बैंड लगा सकते हैं या लगा सकते हैं इसके पिता या इसकी माँ। माँ वहाँ है नहीं, पिता लगाएंगे नहीं, तो एक काम करो अब इसके हस्बैंड ही लगाएंगे। और विक्रम एक काम कर, जब ये पेस्ट लगाया जा रहा हो तो तू अपनी बुआ को पकड़ लेना। विक्रम बोलता है ये कहाँ उठ के भाग रही है, मैं कहाँ पकड़ लूँगा। बोले जितना तुझसे कह रहा हूँ उतना सुन, और जब ये पेस्ट लगाया जाए, ये दवाई लगाई जाएगी इसके शरीर पर, तो इसको पकड़ लेना। पूनम के हस्बैंड के कान में कुछ मंत्र बताते हैं और बोलते हैं कि ये मंत्र पढ़ते पढ़ते तुम्हें ये पूरा का पूरा पेस्ट लगाना है। घर के बाहर, कमरे के बाहर काफ़ी भीड़ सी हो रखी है, सब लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। कुछ कोई बात कर रहा है, कुछ कोई बात कर रहा है, लेकिन ना तो उन वैद्य जी को कोई फर्क पड़ रहा है। बोला हाँ बोलते रहो, अभी थोड़ी देर में देखो होता है क्या। ये पेस्ट जब मंत्र पढ़ते पढ़ते लगाया जा रहा था पूनम के, तो ये समझ लो कि जो आत्मा इसके अंदर, जो प्रेत बाधा पूनम के शरीर के अंदर है, अब उसे कष्ट पहुंचा है और पकड़ में नहीं आ रही है वो। उसके बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ पकड़ कर पेस्ट लगाया गया। उसके पूनम के पिताजी विक्रम, पूनम के हस्बैंड, दो लोगों ने पकड़ रखा और पूनम के हस्बैंड मंत्र पढ़ते पढ़ते ये पेस्ट लगा रहे हैं उसके शरीर पर। बोला अच्छा एक काम करो, अब सब लोग बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद वो वैद्य जी अंदर जाते हैं, गंगा जल लेकर छिड़कते हैं पूनम के ऊपर और गेट बंद कर देते हैं बाहर से। अंदर से अब पूनम के चीखने की आवाजें आ रही है, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगा, बचाओ। अब जहां जिसकी सिसकियां निकल रही थी वो इतनी तेज तेज दहाड़ मार मार के चिल्ला रही है। सब लोग एकदम चौंक जाते हैं कि क्या हो रहा है, एकदम डर हो गया, डर से भर गए सब लोग। वहीं भाग के विक्रम अंदर गेट खोलने की कोशिश करता कि गेट खोलूं, देखूं बुआ क्या कर रही है। वैद्य जी रोक देते हैं, बेटा सिर्फ 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट बाद इसकी आवाज आनी बंद हो जाएगी, सिर्फ 2 मिनट रुक जा। बड़े बूढ़े भी ये समझाते हैं कोई नहीं, जब ये इतने विश्वास से बोल रहे हैं तो 1 मिनट रुक जाओ, देखते हैं क्या। वैसे भी सब हार तो मान ही चुके थे उसके ऊपर से। 2 मिनट बाद बिल्कुल शांत पूनम जैसी शांत होती है, वैद्य जी अपने आप से गेट खोलते हैं, दोबारा से गंगा जल छिड़कते हैं कमरे में और विक्रम को बोलते हैं बेटा आजा बेटा देख ले आके। विक्रम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और ना ही वहां बैठे कितने ही लोगों को। ये बात मैंने भी अपनी आंखों से देखी है, जो ये छाले गायब होने वाली बात है। ये सारे के सारे छाले उनके शरीर पर जो थे वो 80% से ज़्यादा गायब हो चुके थे। जो पेस्ट उनके शरीर पर लगाया था वो सूख के जड़ गया एकदम, जैसे राख जड़ जाती है शरीर पे से। अगर आप शरीर पर राख या मिट्टी लगा दो तो मिट्टी की तरह शरीर पर से झड़ गया है, सूखी मिट्टी की तरह। और पूनम अभी बेहोशी की हालत में कह लीजिए या फिर बहुत ज़्यादा थकान के मारे वो सो रही है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। सारे घर वाले, औरतें, जो लोग भी देख सकते हैं वो जाकर देखते हैं कि अभी जो इतने बड़े बड़े ग्लास के साइज के छाले इसके शरीर पर पड़े हुए थे, पूरे शरीर पर, अब कहीं नहीं दिख रहे हैं, 80% गायब हो चुके हैं। तो तुरंत ही सब हाथ जोड़ लेते हैं इन वैद्य जी के आगे। बोले वैद्य जी आपने कैसे किया ये?
तो वैद्य जी बोलते हैं कि मैं ऐसा केस पहले एक बार देख चुका हूँ, मुझे पता है ये क्या है। घर वाले इस साइड ले जाते हैं, पूनम के पिताजी, पूनम के ससुर, पूनम के हस्बैंड और विक्रम, ये सब लोग साइड जाते हैं। काफ़ी बड़ा घर है इनका, जो इस पूनम का ससुराल है। तो एक साइड वाले कमरे में ले जाया जाता है, वैद्य जी और बाकी सब लोग जाते हैं। और वैद्य जी फिर आराम से बताते हैं कि भाई देखो, ये सिर्फ ना मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये दरअसल इसके शरीर पर एक प्रेत बाधा भी है, और आप लोगों ने शायद कहीं दिखाया भी होगा। तो पूनम के ससुराल वाले बोलते हैं हाँ, हमें ऐसा लगा कि इसके ऊपर ये सब है, तो हमने एक तांत्रिक बुलाए भी, वो आए, उन्होंने कुछ छोटा मोटा जो उन्हें करना था पैसे वैसे लिए, उसके बाद चले गए और कोई आराम नहीं है इसको। तो हमने सोचा हो सकता है कि मेडिकल प्रॉब्लम ही है इसको ज़्यादा, फिर हमने दोबारा किसी को बुलाया भी नहीं। तो बोला उस तांत्रिक के बात समझ में नहीं आई होगी, या वो डर के भाग गया होगा। जो आत्मा इसके शरीर के अंदर घुसी हुई है वो कई सौ वर्ष पुरानी और इतनी क्रूर है कि वो मुश्किल से मुश्किल इसे अब 24 घंटे और जीने देगी, बस ये मरने ही वाली है, आप समझ लो। तो पूनम के पिताजी हाथ जोड़ते हैं और विक्रम हाथ जोड़ता, बोला अंकल फिर मैंने आपको किस चीज़ के लिए बुलाया, मेरी बुआ को प्लीज़ बचा लो अंकल, आप जो कहोगे जीवन में मैं आपके लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो बोला बेटा हाँ, मैं तेरे लिए ही तो आया हूँ, और मैं जो तुम लोगों को बताने वाला हूँ अगर तुम लोग करने के लिए राजी हो तो मैं बोलूँ। तो बोला हाँ आप बताओ, जो है हम सब करेंगे, अगर ये बच सकती है तो कुछ भी करेंगे हम इसके लिए। तो वैद्य जी उपाय बताते हैं कि उपाय ये है कि आज ही रात को इसके जो कपड़े अभी इसने पहने हुए ये चेंज करवा देना किसी लेडीज से, ये कपड़े और जो सामान मैं लिख के दे रहा हूँ वो सब आपको एक मटकी में डालकर ले चलना होगा शमशान, और वहाँ कुछ क्रिया होगी वो करूँगा तो मैं ही, लेकिन मुझे ज़रूरत होगी इसके हस्बैंड की और इसके पिता की, तो वो लोग भी जाएंगे साथ में। और वहाँ जाने से पहले तुम सबको एक बात बता दूं कि आप पहले जानते तो होगे ही कि शमशान वैसे भी सेफ जगह नहीं होती है, और रात को तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ध्यान रखना कि जब हम ये सब काम करके वापस आ रहे होंगे कोई पीछे मुड़ के मत देखना, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज़ लगाए, कितना ही अपना कितना ही प्यारा आवाज़ लगाए, पीछे मुड़ के मत देखना, वरना जो अभी पूनम के साथ हो रहा है फिर होगा वो उसके साथ। तो पहले तो सब लोग डर जाते हैं, भाई शमशान रात को 12 बजे के बाद जाना, 12-1 बजे, और वो भी छुप कर। फिर बोलते हैं ना मरता क्या ना करता, ये लोग राजी हो जाते हैं, बोला हाँ चलेंगे। वहीं विक्रम बोलता मैं भी चलूँगा, अगर कोई वैसी प्रॉब्लम होगी कि गार्ड वगैरह कुछ बोलेगा तो उसे मैं देख लूँगा। अब ये लोग जाते हैं रात को, वैद्य जी जहाँ चिताएं जलाई जाती है उसके कोने पर बैठकर कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, उस मटके में आग लगाई जाती है, उस सारे के सारे सामान में, और वो मटका, देखिए मटके में आग जलाने से कभी मटका फूटता तो है नहीं, लेकिन वो मटका फट जाता है। मटका फटते के साथ ही वैद्य जी बोलते हैं कि अब सब लोग कुछ देर के लिए आराम से शांत एक ही जगह खड़े रहना, हिलना मत बिल्कुल भी। तुम्हें आवाज़ आएगी, कुछ भी आवाज़ आए, ऐसा लगे तुम्हारी तरफ कोई आ रहा है, जब भी हिलना मत यहाँ से। और ऐसा ही होता है कि सबको ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। दरअसल ये वो आत्मा थी जो शायद उसको ये लोग उस मटके में कैद करके लेके आए थे, या पता नहीं क्या था, वो अपना एहसास दिला रही थी अपने होने का। और सबको आवाज़ आ रही है अलग अलग तरह की, जैसे किसी जानवर के रोने की। उससे पहले बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं आ रही थी जब तक ये मटका फटा नहीं था। वैद्य जी बोलते हैं अब एक काम करो, चुपचाप से अब पीछे मुड़ो और चलो, वापस पीछे पलट के मत देखना। अब ये लोग चल रहे हैं, चलते चलते इनको आवाज़ आ रही है कि सबका नाम ले लेकर इनको कोई बुला रहा है। विक्रम को तो उसकी बुआ ने आवाज़ दी, जिस बुआ को वो घर छोड़ कर आए हैं, वो शमशान में से आवाज़ दे रही है, विक्रम मुझे कहाँ छोड़ के जा रहा है तू। विक्रम के कंधे पे हाथ रखते हैं वैद्य जी, बोले सीधा चल, मुझे पता है क्या आवाज़ आ रही है तुझे, चल। घर जाते हैं और देखते हैं कि पूनम की हालत बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। रात को 1 बजे भी सब के सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं घर में, क्योंकि डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था मुश्किल से कुछ टाइम की मेहमान है। रात को उसे हल्का सा होश आता है, उसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए बोला जाता है, एक काम करो उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, क्योंकि कल से इसके लिए थोड़े से मुश्किल दिन शुरू होने वाले हैं। वैद्य जी बताते हैं कि जो हम आज करके आए हैं वो उसका पहला स्टेप था,
इसके उतारे का समझ लीजिए, या फिर जो भी इसके ऊपर प्रेत आत्मा थी उसकी मुक्ति का। लेकिन अभी आपको अपने घर के शुद्धिकरण के लिए और इसके शरीर पर जो भी उसका प्रभाव रह गया है, या फिर अगर वो आत्मा अभी भी इसके अंदर है, तो उसके लिए आपको अपने घर में 7 दिन का अखंड पाठ करवाना होगा। और वो मैं अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कुछ ब्राह्मण और बुलाने पड़ेंगे। उसकी बहुत प्रोसेस है, मैं आपको सब बता देता हूँ। अब प्रोसेस का मतलब खर्चा। अब प्रोसेस का शब्द सुनते के साथ ही उसके ससुराल वाले जो हैं वो हल्के से ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन एकदम से विक्रम बोलता है, बोला वैद्य जी आप जो करना है आपको करो अंकल, जो खर्चा होगा सब मैं बियर करूँगा, आप फिक्र मत करो। बोला नहीं बच्चे तू क्यों बियर करेगा, जब बाकी सब हैं तो सब देखेंगे, सबकी सहमति होनी चाहिए इसमें। विक्रम एकदम से अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए बोलता है कि ऐसा है, मेरी भी तो बुआ है, मेरे पास जो भी सेविंग है मेरी वो सब इसकी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और गुस्से में वहाँ से चला जाता। मुझे नहीं पता वैद्य जी आप ये पूजा करो, अगर मेरी बुआ ठीक हो जाएगी तो बस मैं यही चाहता हूँ ये ठीक हो जाए। वो पूजा रखी जाती है। अगले दिन से ही सारे ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। 6-7 ब्राह्मण बैठ के एक बहुत बड़ा हवन कुंड उनके आंगन में तैयार किया जाता है। सारे सामग्री वगैरह पता नहीं कैसे कैसे अरेंज होती है, इतनी जल्दी जल्दी ये लोग करते हैं। और फर्स्ट डे की जो पूजा है वो शुरू होती है। पूनम को और उसके हस्बैंड को वहाँ बिठाया जाता है और जब शुरू होता है खेल, पूनम बैठी बैठी उछल जा रही है, बैठी बैठी, और वही पोजेस्ड जैसे पोजेस्ड इंसान करता है आवाज़ें, छोड़ दो नहीं जाऊंगा मैं इसे छोड़कर, नहीं जाऊंगा। वैद्य जी और बाकी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। वैद्य जी जो हैं खुद भी बहुत बड़े पुजारी, और वो समझ लीजिए हेड पुजारी की तरह वहाँ बैठे हुए हैं जो हवन में घी डालते हैं। वो बोलते हैं बता तुझे चाहिए क्या, जाएगा तो तू है, लेकिन तुझे जो भी चाहिए मैं कुछ कर सकता हूँ तेरे लिए, नहीं तो मैं तुझे जानता तो हूँ कि तू है क्या। तभी बात करते करते ही जो पूनम है वो अपना हाथ हवन कुंड की तरफ आगे कर देती है जहाँ आग बहुत तेज तेज जल रही है, और उसका हाथ भी जल जाता है। तो बोले ले पंडित देख ले, कर ले क्या करेगा, ये तो मरेगी ही, ये इसे तो मैं लेके जाऊंगा। वैद्य जी अब तक बहुत आराम से बात कर रहे थे। बोले लग रहा है तू मानेगा नहीं, शायद कुछ भभूत थी किस चीज़ की, वो इस हवन कुंड की भभूत तो नहीं थी। वाइट कलर का सा पाउडर उठाकर लगा देते हैं इसके सर पर, पूनम के पूरे सर पर मल देते हैं। आप समझ लीजिए कोई राख थी वाइट कलर की, और पूनम चिल्लाती है, मतलब इतनी तेज दहाड़ मार मार के चिल्लाती है और धीरे 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 शांत। वैद्य जी बोलते हैं कि अब आप टेंशन मत लो, जो भी इसके शरीर पर था वो चला गया है, और वो ऐसा नहीं है कि यहाँ चला गया है, यहाँ से चला जाने के बाद किसी और के ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है, वो अब इस अग्नि में ही समा गया है। सब लोग हाथ जोड़ते हैं, बोले बहुत बहुत आपका शुक्रिया पंडित जी, वैद्य जी, भाई साहब, लेकिन आपको जो ये यज्ञ है ये पूरा करना पड़ेगा, और अगर ये यज्ञ पूरा नहीं होता है, जो भी पूजा है, तो वापस उसके आने के चांसेस हैं। अभी भी आपको इस तरीके से पूजा करनी है, सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी जैसे किसी इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए की जाती है। तो कपड़ों का दान, अस्थि विसर्जन, जो कुछ भी आपको पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज़ निभानी होंगी उस इंसान के लिए जो कोई भी इसके अंदर था, यही सब होता है। और कुछ दिन बाद जब ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और पूनम ठीक हो जाती है, तो विक्रम को सुनने को मिलता है उसके ससुराल की तरफ से कि जो वैद्य जी आए थे उन्होंने तो हमसे पैसे खाए हैं, जबकि उन्होंने पैसे दिए ही नहीं थे, दिए थे सारे पैसे विक्रम ने। और बोला उस लड़के को, भोले लड़के को, उसे बेवकूफ़ बनाकर पैसे ले लिए, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। और पूनम आज बिल्कुल ठीक है, जिसे इतने बड़े हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि ये मुश्किल से मुश्किल 2-4-5 दिन जिएगी, आप परिवार के साथ टाइम जितना बिता सकते हो बिता लो। वो पूनम आज तक जिंदा है, वो पूनम बुआ। और सबसे दुख की बात जो है, जो कि जिसका दुख विक्रम को पूरे जीवन भर रहेगा, किसी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से पूनम आज उसी भतीजे से बिल्कुल बात नहीं करती है। उसी भतीजे के जीने मरने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है पूनम को। तो आप लोग क्या कहेंगे ऐसी बुआ को, और क्या कहेंगे ऐसे भतीजे को? ये सोचते हुए भी एकदम दिल कांप उठता है कि जो अपनी बुआ के लिए जान देने को भी तैयार था,
जहाँ कि उसके हस्बैंड और बाकी पूरा का पूरा परिवार हार मान चुका था। और आज उसी लड़के की वजह से कह लीजिए, या देखिए वजह तो ऊपर वाला है जिसकी वजह से कोई बचता है या नहीं बचता है, लेकिन फिर भी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता तोड़ दिया उसकी बुआ ने। रिश्ता तोड़ क्या दिया, मतलब बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है आज उन्हें उससे। तो क्या कहेंगे फिर आप ऐसी बुआ और ऐसे भतीजे की कहानी को, जहाँ बुआ सब भूल गई कि मेरे भतीजे ने, मेरे भाई ने, इसने, विक्रम ने मेरे लिए क्या क्या किया था। और आज वो इसे फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती हैं। विक्रम की कई बार काफ़ी तबीयत खराब भी रही और एक फ़ोन तक नहीं आया कि विक्रम क्या तू ठीक है या नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी बुआ के बारे में और उस विक्रम के बारे में जिसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरी बुआ से मुझ पर भी तो आ सकती है। तो अपनी जान की भी परवाह ना करने वाले विक्रम को कितना दुख होता होगा। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक थी। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। आज की कहानी डरावनी, खतरनाक के साथ साथ शायद थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हो गई, क्योंकि इमोशनल कहानी है भी, कम से कम विक्रम के लिए तो बिल्कुल है। और आपको अब ये बताना है कि इस पूरी स्टोरी में मैं वो किरदार कौन सा हूँ जिसके सामने पूरी की पूरी कहानी बीती है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली किसी ऐसी ही एक और सच्ची और डरावनी कहानी में। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।